जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का, जिसमें आपका मैथ का 20 प्रश्न पूछा जाता है, रीजनिंग का 20 एवं जीके का 20 एवं हिंदी का 20 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल एसएससी जीडी का 80 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये चारों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था। एसएससी जीडी खुद कहता है कि भारत का जो भी पहला जो भी चीज इंपोर्टेंट प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो गया, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन हो गया, और उसी तरह से भारत में पहला जनगणना किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में जो पहला जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। किसके काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। एक और सवाल बनता है कि भारत में पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था। याद रखिएगा, 1881 ईस्वी में भारत में पूर्ण रूप से जनगणना हुआ था। आपके एग्जाम में जनगणना से 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तीनों यहाँ पर देख लीजिए। अगर जनगणना से प्रश्न बनेगा तो ये 3 ही इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला है, पहली जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के शासन काल में आपका भारत का पहला जनगणना हुआ था। और पूर्ण रूप से पूछेगा कि पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। और तीसरा सवाल बनता है कि जनगणना आपका कितना वर्ष पर होता है। तो जनगणना आपका हर एक वर्ष, हर एक 10 वर्ष पर आपका जनगणना होता है। ये 3 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एसएससी जीडी के लिए संभावित प्रश्न है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं ये प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। सेकंड नंबर आपका सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। एसएससी जीडी खुद कहता है कि मैं दिवस से आपके एग्जाम में 1, 2, 3 सवाल पूछूंगा। मतलब लगभग 3 सवाल इससे पूछा जाता है दिवस से। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 25 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और कुछ इंपोर्टेंट दिवस हम यहाँ पर याद कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन हो गया, जैसे में महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को आपका महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न को देख लेते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। एक ऐसा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, 28 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक आपका इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, दक्षिण भारत की गंगा जो हम लोग कहेंगे कावेरी नदी को कहेंगे। अब यहाँ पर काफी बच्चे को लगेगा कि गोदावरी भी इसका राइट आंसर होगा। गोदावरी को भी हम लोग दक्षिण भारत की गंगा की नदी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। लेकिन जो कावेरी नदी है इसको क्या बोलते हैं? धर्म के मामले से इसे दक्षिण भारत की गंगा की नदी कहा जाता है, कावेरी नदी को। ठीक है ना। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तब आपको गोदावरी नदी सही करना है। ऐसे गोदावरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, लेकिन इसको कावेरी अपना धर्म के हिसाब से दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत का। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि कावेरी नदी आपका कहां से निकलता है, तो याद रखिएगा, कावेरी नदी आपका कर्नाटक से निकलता है। कहां से निकलता है? कर्नाटक से निकलता है, क्योंकि नदी से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कावेरी नदी कहां से निकलता है? कर्नाटक से निकलता है। और कर्नाटक में कहां से निकलता है? वो ब्रह्मागिरी पहाड़ी है। क्या है? ब्रह्मागिरी पहाड़ी है, वहां से निकलता है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
और कभी कभी आपका गंगा नदी की लंबाई पूछ देता है कि गंगा नदी नदी की लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है, ऊपर के लिए था। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिवस से एक इम्पोर्टेंट और सवाल आ गया कि राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मार्च को आपका जल दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। और कब से मनाना शुरू हुआ था, तो 1993 ईस्वी से आपका जल दिवस मनाना शुरू हुआ था, 1993 से। हर एक साल 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो सबसे पहले इसरो का हमको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कभी कभी आपके एग्जाम में पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से एक प्रश्न पूछ देता है, तो इसरो का जो पूरा नाम आपका एग्जाम में देगा तो उसका आपको सही करना है। उसका फुल फॉर्म होगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होगा। क्या होगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होगा। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ में हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय जो होगा बेंगलुरु में होगा। इसका मुख्यालय कहाँ में आपका हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ में हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा, याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। और अभी तक आप हमारे SSC-GD वाले व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो यहाँ पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको SSC-GD लिखकर मैसेज करना है। ठीक है, SSC-GD लिखकर क्यों मैसेज करना है, क्योंकि अभी आपका यूपी होम गार्ड का भी क्लास चल रहा है, BSSC का क्लास चल रहा है, BSSC इंटर लेवल का भी चल रहा है, आपका SSC-GD का भी चल रहा है। तो काफी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपके पास फिर दूसरा लिंक चल जाएगा। अगर SSC-GD लिखकर मैसेज नहीं करेंगे तो आपके पास फिर दूसरा लिंक चला जाएगा, तो फिर जुड़ने से क्या फायदा होगा। तो इसलिए आप लोग SSC-GD लिखकर मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप, तो इधर से आपको SSC-GD का लिंक भेजा जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप SSC-GD वाला व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और जुड़ेंगे तो आपको बहुत ही फायदा है, वहां पर जो भी वैकेंसी आएगी आपको पता चलेगा, और जो भी रोजाना क्लास होगा उसका जो भी PDF आपको डेली डलाता है आपको ग्रुप में ही डाला जाता है। तो आप जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। ठीक है, चलिए। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है, संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो याद रखिएगा भाग जो 3 है ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 क्या है, आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से जो 35 है यह मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 3 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और संविधान से आपके SSC-GD में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यकीनन मानिए कि यहाँ से आधा से ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहले हम लोग जीके के 20 प्रश्न को क्लियर करेंगे, तो आप लोग सबसे पहले 10 इसमें से सही करके दिखाएंगे। ठीक है, जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में देंगे। ठीक है, 10 सही करके दिखाइए, उसके बाद हिंदी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, काफी इंपोर्टेंट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। और कब दिया गया था, मतलब किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था, तो 1965 में जब भारत चीन का युद्ध हो रहा, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था तो उसी समय ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध 1965 ईस्वी में हो रहा था उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इसके साथ इंपोर्टेंट सवाल बनता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, याद रखिएगा, ये आपका दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन दिए थे, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा, गंगा नदी का आपका उद्गम स्थल पूछा कि गंगा नदी कहाँ से निकलता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नदी से एक प्रश्न आपके SSC-GD में पूछा जाता है। ठीक है, तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल होगा याद रखिएगा उत्तराखंड के हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, उत्तराखंड सबसे पहले किस राज्य से निकलता है, उत्तराखंड के। उत्तराखंड में एक आपका हिमालय है, हिमालय में एक गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, गंगोत्री क्या है, ग्लेशियर है।
ठीक है, याद रखिएगा। गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर है, ठीक है। गंगोत्री आपका ग्लेशियर है, वहां पर एक गोमुख स्थान है, ठीक है। तो वहीं से आपका ये गंगा नदी निकलता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलता है और इसको उत्तराखंड में हम लोग किस नाम से जानते हैं? कभी कभी पूछ देता है कि गंगा नदी को उत्तराखंड में किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा भागीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भागीरथी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए, और जो सवाल आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में देंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा? तो बताइए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा? बताइए तो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा? आपको पता है? आप लोग इसका जवाब दीजिए तो फटाफट कमेंट में कौन सा होगा, ठीक है। बताइए तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आपका पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से होगा। राजस्थान आपका क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। अगर इसका कुल क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ? यूएनओ का स्थापना कब हुआ? याद रखिएगा 24 अक्टूबर। अगर पूरी डेट की हम लोग बात करेंगे तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को आपका यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ का कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र। क्या कहने का मतलब है? संयुक्त राष्ट्र कहने का मतलब है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। खराब लग रहा है खराब लिखिए, ताकि हमको भी पता चलना चाहिए कि हम जो आपको क्लास करवा रहे हैं, आपको जो भी दिक्कत है, आवाज में दिक्कत आ रहा है, वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रहा है, कि क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है, कि समझने में दिक्कत आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम है एक बार कमेंट में लिखेंगे, हम उसमें सुधार करने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। जब आप लोग को ही समझ नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा, तो फिर मेरे पढ़ाने का क्या फायदा, बताइए, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा जो भी दिक्कत आपको हो, ठीक है। चलिए 12 नंबर आपको और कोई भी दिक्कत नहीं हो तो एक बार अच्छा लिखकर कमेंट कर दीजिएगा कि सर हाँ बहुत ही अच्छा है, तो हम समझ जाएंगे कि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को फायदा कर रहा है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपका आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था। आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आपका आरबीआई बैंक का स्थापना हुआ था, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इसका जो राष्ट्रीयकरण आपका किया गया था 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। और आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हाँ, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपको हम शुरुआत में ही बता दिए थे कि भारत की सबसे पहली महिला, भारत की जो भी भारत का पहला जो भी जीके बनता है वहां से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। याद रखिएगा प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी जी हो जाएंगे, याद रखिएगा, जो कि 1966 से 77 तक अपने पद पर रहे थे। मतलब प्रधानमंत्री के पद में 1966 से प्रधानमंत्री बने थे और 10 सालों तक शासन किए थे। उसके बाद आपका 1984 से लगभग 90 तक आपका फिर शासन किए थे। उसके बाद उनका मतलब जब हत्या हो गया था, ठीक है। तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी हो जाएगा। इसके साथ आपका इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल थी। कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, याद रखिएगा, जो कि 2007 ईस्वी में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। और कभी कभी वर्तमान राष्ट्रपति भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा वर्तमान राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कभी कभी वर्तमान राष्ट्रपति भी पूछ देता है और कभी कभी उपराष्ट्रपति पूछ देता है, तो याद रखिएगा। जैसे में आपके एग्जाम में सवाल बनेगा कि 2024 के पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखिएगा वो आपका जगदीश धनखड़ थे। कौन थे? जगदीश धनखड़ थे, याद रखिएगा। कौन हो जाएंगे? जगदीश धनखड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, और अभी आपका उपराष्ट्रपति नए हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा।
अगर आपको पता है तो आप उसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा, आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब देंगे। इतना इजी सवाल है, ठीक है। कभी कभी ऐसा डाल दिया जाता है, ऐसा तो ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन कभी कभी डाल दिया जाता है, ठीक है। तो सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन ना, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला तो हो गया, ये तो इजी सवाल हो गया, लेकिन इस आपके एग्जाम में सवाल पूछ दे कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसको कब भारत का राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया, मतलब मोर को कब भारत का राष्ट्र पक्षी बनाया गया, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1969 ईस्वी को, 26 जनवरी 1969 ईस्वी को भारत के राष्ट्र पक्षी मोर को घोषित किया गया था इतना में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है, नारा से भी आपको कभी कभी एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था, तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भगत सिंह का फांसी कब हुआ था, याद रखिएगा 23 मार्च 1908 ईस्वी को भगत सिंह का फांसी हुआ था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन हो जाएगा। संविधान से आपके एसएससी जीडी में काफी इंपोर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त आपका साथी है, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली रोजाना आपको ऐसे क्लासेज मिलेगा जो आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न आएगा, ठीक है। तो चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपका मार्च में इसका एग्जाम बताया जा रहा है, तो मार्च में आपका इसका क्लास मिलेगा, मार्च में मतलब मार्च तक आपका इसका क्लास मिलेगा, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। याद रखिएगा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है, बताइए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो सब बिल्कुल राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक आपका अस्थायी अध्यक्ष होता है, यहाँ पर दो अध्यक्ष होता है, एक आपका अस्थायी अध्यक्ष होता है और एक आपका क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष होता है। तो अस्थायी अध्यक्ष आपका क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अस्थायी अध्यक्ष आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट सवाल है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, ठीक है। चलिए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यह 1965 के दशक में आया था, और सबसे ज्यादा जिस पर प्रभाव पड़ा था वह पड़ा था गेहूं पर। सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था, गेहूं पर पड़ा था, याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति में सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ा था, गेहूं पर पड़ा था, याद रखिएगा, ठीक है। और कभी कभी आपके एग्जाम में श्वेत क्रांति भी पूछ देता है, क्या पूछ देता है, श्वेत क्रांति पूछ देता है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, किससे है, दूध से है। कभी कभी आपके एग्जाम में हरित क्रांति पूछ देता है, हरित क्रांति तो आपका हो गया फसल उत्पादन से, ठीक है। चलिए लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह कितने वर्षों का होता है, जो भी लोकसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, जैसे में मुखिया का हो गया, प्रधानमंत्री का हो गया, राज्यपाल का हो गया, बाढ़ का हो गया, ये सब का जो कार्यकाल होता है आपका 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। तो मतलब ये लोग मतलब ये सबको पद से अगर नहीं हटाया जाए तो ये लोग अपने 5 साल तक शासन कर सकते हैं, ठीक है। और राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल 6 साल का होता है। एक लोकसभा होता है, एक आपका राज्यसभा होता है। तो जो राज्यसभा होता है उसका सदस्य कितना, मतलब उसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा, याद रखिएगा। और चिल्का झील आपका कहाँ में है, ओडिशा में है, ये आपका कहाँ में है, ओडिशा में है, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़े खारे पानी का झील चिल्का में, ओडिशा में, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा सेकंड नंबर आपका सवाल जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और
कौन सा झील है? तो बुल्लड़ झील है। कौन सा झील हो जाएगा? बुल्लड़ झील हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको ऊपर ही हम बता दिए हैं, तो आप इसका जवाब दीजिएगा। इसरो का मुख्यालय कहाँ बताए थे? बेंगलुरु में बताए थे। ठीक है, और जो भी इसरो से संबंधित जो भी रॉकेट लॉन्च किया जाता है वो आपका कहाँ से लॉन्च किया जाता है? श्रीहरिकोटा से किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नीली क्रांति का आप संबंध किससे? अभी आपको ऊपर हरित क्रांति बताया, श्वेत क्रांति बताया है, और यहाँ पर आपका नीली क्रांति पूछ लिया कि नीली क्रांति का संबंध किससे? तो याद रखिएगा, नीली क्रांति का जो संबंध है यह मछली उत्पादन से। किससे है? नीला कौन सा रहता है? मछली रहता है। मछली यानी मत्स्य, मछली को हम लोग क्या बोलते हैं? मत्स्य बोलते हैं, यानी मत्स्य पालन से। और श्वेत क्रांति रहता है तो दूध उत्पादन से। हरित क्रांति रहता है तो किससे हो जाता है? कृषि उत्पादन से हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम लोग जीके के 20 क्वेश्चन को क्लियर कर लिए। अब आप लोग ईमानदारी पूर्वक जवाब दीजिए कि जीके में 20 में से कितना प्रश्न सही किया। अब इसके बाद हम लोग हिंदी के 20 प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए आपने कितना सही किया, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि यह चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका दोस्त, आपका साथी, आपका भाई है जो आपके साथ खड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए अतिशय उत्साहित के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अतिशय उत्साहित के लिए सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्यायवाची मतलब क्या होता है? पर्यायवाची से आपके एग्जाम में 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। वो पर्यायवाची का मतलब है उस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेत्र है, नेत्र को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? आंख बोल सकते हैं, तो यही पर्यायवाची होता है। उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पर है कि अतिशय उत्साही के लिए सही पर्यायवाची क्या होगा? तो अतिशय उत्साहित का मतलब बहुत खुश, तो बहुत खुश का इसमें से क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। तो प्रफुल्लित मतलब वही होता है, खुशी होता है। प्रफुल्लित मतलब प्रफुल्लित यानी खुशी है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर उसका उल्टा पूछता तो क्या हो जाता? उदास हो जाता। अगर यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द पूछता तो उदास हो जाता, लेकिन यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रहा है तो प्रफुल्लित हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या होगा? आप लोग फटाफट इसका जवाब कमेंट में देंगे। जो कभी न मरे उसके लिए सही शब्द क्या होगा? ठीक है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए आप लोग उसका जवाब दीजिएगा 2 नंबर का कमेंट में। ठीक है, अगर आपको पता है तो, नहीं पता है तो कमेंट चेक कर लीजिएगा, हम इसका जवाब पिन करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इजी सवाल है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये वाला भी सवाल आपको आना चाहिए। तो नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक कट गया मतलब नहीं कहता है, गांव देहात में कहता है कि तुम्हारा नाक कट गया मतलब तुम्हारा अपमान हो गया, मतलब तुम्हारा इज्जत चला गया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं आप लोग बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए इसमें। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के आपके रचयिता कौन हो जाएंगे? आप लोग बताएंगे रामायण के रचयिता कौन हो जाएंगे? सभी बच्चे को पता होगा, बताइएगा तो आप लोग फटाफट कमेंट में। इतना इजी सवाल है, रामायण का रचयिता कौन हो जाएगा? हिंदी में लेखक से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में रामायण हो गया, कभी कभी महाभारत भी डाल देता है, कभी कभी एक क्या होता है उसको क्या बोलते हैं? मनुस्मृति, मनुस्मृति को भी कभी कभी डाल देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नीर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नीर का तत्सम रूप क्या होगा? तो याद रखिएगा, नीर को हम लोग तत्सम रूप मतलब उसको शुद्ध रूप में क्या बोलेंगे? बारी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बारी बोलेंगे। नीर को हम लोग क्या बोलेंगे? बारी बोलेंगे। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि जो दूसरों का भला करे उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो दूसरों का भला करे, आप लोग बताइएगा। तो जो दूसरों का भला करे उसको स्वार्थी तो नहीं बोलेंगे, जो अपना देखता है उसको हम लोग स्वार्थी बोलते हैं। ठीक है, और आप लोग भी स्वार्थी नहीं बने। इस वीडियो को क्या कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप अपना स्वार्थी के लिए वीडियो देख रहे हैं और आप लोग दूसरा का भलाई नहीं करें। मतलब आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो आपके गुरुजी, आपके भैया का दबदबा बनेगा। तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो दूसरों को भला करे उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? परोपकारी बोलेंगे। आप लोग भी दूसरों की भलाई कीजिए और परोपकारी बनिए। ठीक है, चलिए
7 नंबर आपका सवाल है कि भूख से व्याकुल का सही शब्द क्या है। भूख से व्याकुल के लिए सही शब्द क्या होगा, तो क्षुधित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षुधित हो जाएगा। आप लोग भी फटाफट जवाब दीजिएगा कमेंट पे जो सवाल आपको आ रहा है, ठीक है। 8 नंबर आपका सवाल है नीरव शब्द का अर्थ क्या होगा। नीरव शब्द का अर्थ क्या होगा, याद रखिएगा, शांत होगा। नीरव शब्द का अर्थ क्या होगा, शांत हो जाएगा, याद रखिएगा। उसका जो अर्थ होगा, नीरव का मतलब शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है, याद रखिएगा। 9 नंबर आपका सवाल है कि लोहे के चने चबाना, नहीं कहता कि लोहा का चना चबा रहा है, मतलब बहुत अधिक काम कर रहा है, मतलब कठिन काम करना, कठिन काम करना। इसका मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सत्याग्रह का जनक किसे माना जाता है, सत्याग्रह का जनक किसे माना जाता है, आप लोग फटाफट कमेंट में जवाब देंगे। सत्याग्रह का जनक किसे माना जाता है, आप लोग फटाफट जवाब देंगे। तो महात्मा गांधी जी को माना जाता है, या महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। ठीक, ठीक है। ये कभी कभी हिंदी में ऐसा प्रश्न डाल दिया जाता है, ठीक है। और कब हुआ था, 1917 ईस्वी में पश्चिमी चंपारण में किया गया था, ठीक है। चलिए जल्दबाजी के लिए किए गए कार्य के लिए सही शब्द क्या है। जल्दबाजी के लिए किए गए कार्य के लिए सही शब्द क्या है, तो शीघ्र नहीं कहता कि शीघ्र वह काम को करो, शीघ्र उस काम को करो, ठीक है। या जल्दबाजी भी हो सकता है, जल्दबाजी के लिए किए गए कार्य को जल्दबाजी ही होगा, ठीक है, शीघ्र नहीं होगा, क्योंकि जल्दबाजी से जल्दबाजी ज्यादा सही होगा आपका, ठीक है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुख दुख सहन करना किस शब्द को व्यक्त किया जाता है, तो सुख दुख, सुख दुख मतलब सुख दुख सहन करना किस शब्द से व्यक्त किया जाता है, तो धैर्य। धैर्य रखिए, आपका सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, ठीक है। मतलब धैर्य है, पेशेंस कोई चीज का रखिए आप, ठीक है। धैर्य का मतलब कोई चीज का पेशेंस रखिए। एक समय ऐसा आएगा कि मतलब आप अभी मान लीजिए कि जीके में 20 में से आप 10 सही कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा कि आप 20 में 20 सही करके आओगे, ठीक है ना। तो चलिए आत्मविश्वास का विलोम सही शब्द क्या होगा। आत्मविश्वास का सही विलोम शब्द क्या होगा, तो आत्मविश्वास है किसी पर, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, संकोच हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर आपका सवाल है जो जल्दी गुस्सा हो जाए उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा। जो जल्दी गुस्सा हो जाए उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, बताइए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा ना, वो क्रोधी व्यक्ति हो गया जो जल्दी गुस्सा हो गया। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल है कि सौंदर्य का प्रेम किस शब्द से व्यक्त होता है। सौंदर्य का प्रेम किस शब्द से व्यक्त होता है, तो सौंदर्य शास्त्र से होता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल है कि मिट्टी में उगने वाले फल के लिए सही शब्द क्या है। मिट्टी में उगने वाले फल के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा, कंदमूल। कंदमूल जो आपका होता है मिट्टी के लिए होता है, ठीक है। चलिए अत्यधिक दुखी होना के लिए सही शब्द क्या है। अत्यधिक दुखी होना यानी विलाप करना, नहीं कहता कि विलाप कर रहा है, मतलब अत्यधिक दुखी हो रहा है, ठीक है। चलिए 19 नंबर आपका सवाल है कि अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अंधेरा का क्या होगा, आप लोग 18 का जवाब थोड़ा फटाफट कमेंट में देगा। पर्यायवाची पूछा है, मतलब अंधेरा को और हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है। जो जल्द मर जाए उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो जल्द मर जाए उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, नश्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नश्वर। प्राकृतिक आपदा के लिए सही विकल्प क्या है। प्राकृतिक आपदा के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो विपत्ति आ गया। क्या आ गया, विपत्ति आ गया, ठीक है। यहाँ पर हिंदी का भी 20 क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिया है, तो अब 20 वाला 20 में से बताइएगा हिंदी में कितना प्रश्न सही हुआ है, ठीक है। अब कुछ रीजनिंग के प्रश्न देख लेते हैं, ज्यादा नहीं रीजनिंग का करवाएंगे, जो इंपॉर्टेंट 2-3 प्रश्न है उसको हम लोग करवा देते हैं यहाँ पर। जैसे में इस लेवल का एक प्रश्न आता है कि अगर सभी ए जो है उसको प बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प बोला जाता है, और जो सभी बी है उसको ए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ए। तो क्या सभी बी प कहलाएगा, मतलब ये दोनों तो बराबर है, तो मतलब बी बराबर ए है, तो ए बी को भी हम लोग प बोलेंगे ना, तो प, तो सभी प होगा, तो हाँ होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग पकड़िएगा, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ये बिल्कुल इजी लेवल है, ऐसा लेवल का सवाल पूछा नहीं जाता है, ठीक है। पूछा जाएगा तो इससे बहुत ही टफ पूछा जाएगा। 5 से 5 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, 20 बढ़ रहा है, तो आपके पास कितना बढ़ेगा, 40, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ये देखिए, ए बी का अर्थ है ए को बी से गुणा करना है। ए बी का जो अर्थ है मतलब प्लस वाला का अर्थ है मतलब उसको गुणा करना है, जो प्लस वाला है उसको गुणा करना है, गुणा कर दिए। और जो ए माइनस बी का अर्थ है उसको जोड़ना है, तो यहाँ पर +3, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो 10 + 3 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
निम्नलिखित में कौन सा शब्द बाकी तीन से अलग है? ये चारों आपको बताना कि कौन सा अलग है। तो पेड़ आपका कहीं पर अकेला भी रहता है, फूल भी, घास भी, लेकिन बाग जो रहता है, बाग का मतलब क्या हो गया? बगीचा हो गया। तो डी वाला ये एक आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए। रमेश का पिता अरुण का बेटा है। जो रमेश का पिता है वह अरुण का बेटा है, तो अरुण का बेटा कौन होगा? जो रमेश का पिता है, जो रमेश का पिता है वह अरुण का बेटा है, तो अरुण का बेटा कौन होगा? काफी इंपोर्टेंट है, आप लोग भी इसका जवाब बताइएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अरुण का बेटा कौन हो जाएगा? अरुण का बेटा कौन हो जाएगा, बताइए। तो रमेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ये तो सिंपल है, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। ठीक है। यदि पेंसिल को पेन कहा जाए और पेन को बुक कहा जाए तो पेंसिल को क्या कहा जाएगा? तो पेंसिल को हम लोग पेन ही कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन डाल दिया है। ठीक है ना। चलिए, इससे टफ पूछेगा। यदि कैट बराबर 24 और डॉग बराबर 26 तो बर्ड बराबर क्या होगा? CAT। सी तीन अल्फाबेट के 3 नंबर पर आता है, और ए 1 नंबर पर, और टी आपका 20 नंबर पर। ये तीनों को ऐड करेंगे तो 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। उसी प्रकार से डॉग को कीजिएगा तो 26। उसी प्रकार से आपको बर्ड को आपको कर कर बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए। ये 10 लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा समान प्रकार का नहीं है? आंख से तो हम लोग देखते हैं सही है, कान से सुनते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन पैर से लिखते नहीं है। डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो जाते जाते आप लोग क्या कर दीजिएगा? दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे वीडियो आपको रोजाना मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।